प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में 2023 का पेपर एनालिसिस कर रहे थे विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो तमाम पॉइंट्स आपको मैंने जो है डिस्कस किया, उसको बताया और आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा रहा। और आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे ही आगे के और भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे के और भी पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, जो भी क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा, वो आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है वो है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है। देखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बात किया जाए, जिसमें प्रिंसिपल्स और रूल्स को गवर्न किया जाता है, दैट रेगुलेट एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में कौन सा रूल्स और प्रिंसिपल्स को गवर्न करना चाहिए और कैसे रेगुलेट करना है उस एग्रीमेंट को दो पार्टीज के बीच में या मोर देन टू पार्टीज। तो वो जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कहा जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बिजनेसेस या फिर हो सकता है पर्सनल इंटरेक्शंस, दोनों में ही ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आपके हैं। और जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो भी पार्टीज जो भी वादा किया है उसको लॉफुल, मतलब कानूनी दर्जा देते हुए उसको एक लीगल बाइंडिंग, मतलब बांध के रखता है। मानकर चलो कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं। मानकर चलो प्रोडक्ट हो गया आपका पेन। ठीक है, अगर पेन को मैं आपके साथ सेल कर रहा हूं, है ना, पेन को मैं आपके साथ सेल कर रहा हूं, तो ये पेन जब मैं आपको सेल करूंगा तो एक इनवॉइस दूंगा। इनवॉइस में आपको क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि ये पेन कहाँ से खरीदे हैं, कितना टैक्स दिए हैं। तो तमाम चीजें आपको जो है उसमें मेंशन रहेगा। और जो भी मैंने वादा किया है, जो भी टर्म्स कंडीशंस है, रूल्स हैं, वो सारी चीजें आपका होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं जो कि फॉलो अप किए जाते हैं बिटवीन पार्टीज के बीच में, जो कि एक लीगल बाइंडिंग होता है। उसमें बाय कोर्ट आप उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एक दूसरे पे ऑब्लिगेशन या किसी चीजों को लेकर प्रॉब्लम राइज हो रहा है, तो फॉर एक कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। इट मस्ट मीट सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट, है ना, इट मस्ट मीट सम इसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन से वो इसेंशियल एलिमेंट है जिसका होना जरूरी है अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है? तब उसके लिए सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। भाई, अगर कोई एक पार्टी ऑफर दे रहा है तो दूसरे पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप ऑफर दे रहे हो लेकिन कोई एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का किस काम का, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। क्या इंटेंशन है आपका लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने का? जैसे जो भी कैजुअल प्रोमिसेस किया गया है या एग्रीमेंट किया गया है, आप उसको लीगली उसके लिए फाइट कर सकते हैं। अगर वो उस चीज को वो
फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन में अगर मानकर चलो कि दो पार्टी आपस में बैठे किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर, चाहे वो पैसा हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, गुड्स हो सकता है, तो उसमें मानकर चलो कुछ चीजें हमें और एक्स्ट्रा ऐड अप करना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करनी है अपनी एग्रीमेंट में, तो वो दोनों पार्टी बैठने के बाद ही उस चीज के बारे में डिस्कशन करेगी। जो भी चीजों को चेंज करना है या किसी चीज को और एक्स्ट्रा ऐड करना है उस चीज को लेकर, तो उसमें उस चीज को कंसिडरेशन में लेकर चलेंगे अगर किसी चीज को हमें एक्स्ट्रा कंसिडर करने की जरूरत पड़ी तो। कैपेसिटी, अगर मान के चलो कि आप ऑफर दे रहे हो किसी भी पर्सन को, वो एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन क्या एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज को वो उसके पास कैपेबिलिटी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पॉइंट्स लिखा गया उसको पूरा कर सके? अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तब तो ठीक है। मान कर चलो कि आप किसी स्कूल्स में आप पढ़ाने जा रहे हो, है ना, स्टार्टिंग फ्रेशर हो आप, है ना, और किसी स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक, तो आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आप वहां पे पहुंच गए, क्लासरूम में देखे कि भाई 50 लड़के बैठे हैं, ठीक है, क्लासरूम में देखे 50 लड़के बैठे हैं, आप पहला बार गए पढ़ाने, आप नर्वस हो गए, ठीक है, आप नहीं पढ़ा पाए। अब आपका फीडबैक जो है बच्चों से लिया जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो पढ़ा तो अच्छा रहे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आया। कुछ बोलेंगे बहुत बेकार है, बोरिंग क्लासेस था। कुछ बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो क्या इन तमाम बातों से क्या निकलता है? इससे दो ही चीजें आपके ऊपर ब्लेम हो सकता है। पहला कि क्या जो बंदा यहाँ पे पढ़ाने आया है वो पढ़ाने लायक है या नहीं। दूसरा कि क्या इसको पढ़ाने आता है या नहीं आता है। तो ये तमाम पॉइंट्स को कंसीडर लिया जाता है कि भाई जिसको कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो, जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ना, जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या वो उस एग्रीमेंट के लायक है। अगर जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो और उस एग्रीमेंट के लायक वो है तब तो ठीक है, एक लीगल कैपेसिटी उसके पास है। लेकिन अगर उसके लायक नहीं है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट genuine and free from any form of coercion, duress and ड्यू influence और मिस्टेक। मतलब जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों ही पार्टीज एग्री हैं कि अगर किसी तरीके का मिस्टेक्स होता है तो उसको मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी उसका प्रॉपर सॉल्यूशंस होगा उस पे काम किया जाएगा। इसके अलावा लीगल पर्पसेस, कई बार कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एक लीगल पर्पस होता है कि भाई कोई भी एक्टिविटीज जो पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, सारी चीजें लीगल होनी चाहिए, चाहे पैसे का ट्रांसफर हो, चाहे सिग्नेचर अथॉरिटी हो, कोई भी चीज कंसीडर किया जाए एज ए वॉइड एंड अनइनफोर्सेबल, हमें ना देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अगर पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट आप कोई काम कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलीगल माना जाएगा, और इलीगल एक्टिविटीज आज नहीं तो कल
आपका बंद हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेल्स गुड्स एक्ट 1930। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट्स है यहाँ पे आपका व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू पेटेंट अंडर पेटेंट एक्ट 1970। 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसमें पेटेंट के बारे में क्या बताया गया है। तो उसमें पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर मतलब कौन सा सब्जेक्ट के मैटर को पेटेंट दिया जा सकता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब वो सेक्शन आपका 3 और सेक्शन 4 में आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट मैटर नॉट पेटेनेबल सच एज इन्वेंशन दैट आर फ्रिवोलरस एंड कंट्रोवर्सी। मतलब कि अगर कुछ वैसा आपने आविष्कार किया जो कंट्रोवर्शियल है तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। इन्वेंशन रिलेटेड टू ऑटोनॉमी, एटॉमिक एनर्जी, ट्रेडिशनल नॉलेज, मैथमेटिकल मेथड्स, बिजनेस मेथड, कंप्यूटर मेथड्स, अगर ये है तो इसको पेटेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज है तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, नोवेल्टी एंड इन्वेस्टिनेस, यानी आप कोई वैसा इन्वेस्ट किया, मतलब जो आपने खोज किया, क्या वो यूनिक है, नया है। अगर आपका इन्वेंशन इसमें फॉलो अप किया जाता है, क्या करता है, तो आपको पेटेंट मिलेगा। पेटेंट एप्लीकेशंस एक्ट जो है उसमें सेक्शन 9 में बताया गया है कि किस तरीके से पेटेंट का आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इन्वेंशन में क्या डिस्क्रिप्शन डालें, क्या क्लेम करें, क्या स्कोप होना चाहिए और क्या नेसेसरी ड्राइंग और इलस्ट्रेशंस है, वो तमाम चीजें आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब जाकर आप पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। एग्जामिनेशंस एंड ग्रांट, पेटेंट एप्लीकेशन अंडरगोज एग्जामिनेशन बाय पेटेंट ऑफिसर। जो किसी इन्वेंशंस के पेटेंट को प्रोवाइड करने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए इन्वेंशन को लेकर, अगर वो फॉलो करेगा तभी आपको ऑफिसर पेटेंट प्रोवाइड करेंगे। राइट कन्फर्ड बाय पेटेंट, पेटेंटी जो है वो कन्फर्ड होता है विद एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग पेटेंटेड इन्वेंशन इन इंडिया, जो कि सेक्शन 48 के अंतर्गत बताता है। देखो पेटेंट से होता है क्या, मान कर चलो कि मैं ये फोन परचेज कर लिया, क्या मेरे पास इसका पेटेंट आ गया? नहीं। जैसे ये फोन है रियलमी का, ओके, तो इसका पेटेंट क्या है, इसके जो ऑनर है ना, उन्होंने पेटेंट लिया कि भाई मैं 20 सालों तक इस फोन को बनाऊंगा इस नाम से और इस नाम का कोई यूज नहीं कर पाएगा, इसको मैंने आविष्कार किया है। ठीक है, तो पेटेंट जो है सिर्फ और सिर्फ 20 सालों के लिए ही अप्लीकेबल होता है। और जिस दिन से आपने पेटेंट फाइल किया है 20 साल होने के बाद आपको अगर लगता है कि इसमें आपने और अच्छा मॉडिफिकेशन किया है, इन्वेंट किया है, तो आप उसके पेटेंट के अधिकार को आप और बढ़ा सकते हैं, दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग, ऑब्वियसली कुछ लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि आपके पास होने चाहिए। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, अ पेटेंट में बी रिवोक्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस,
कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें आपके जो पेटेंट होते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है। कब? जब इन्वेंशन वाज नॉट नोवेल और डिड नॉट इन्वॉल्व एन इन्वेन इन्वेंटिव स्टेप। मतलब जब आपने इन्वेंशन किया वो कोई नया नहीं है, जैसा था वैसा ही है, तो आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज। सेक्शन 104 जो पेटेंट एक्ट है उसमें बताता है कि पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट के बारे में और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे डैमेजेस, इंजंक्शंस, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई उसको चुरा कर गलत यूज करता है तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपनसेशन एक्ट एंड एनबीसी 2017। कंपनसेशन एक्ट और नेशनल बिल्डिंग कोड 2017 के बारे में बात करेंगे। देखो दोनों का स्कोप अगर देखें तो कंपनसेशन एक्ट जो है प्राइमरली डील करता है विद कंपनसेटिंग इंडिविजुअल्स फॉर इंजरीज और डेथ अकरिंग ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर कोई काम कर रहा है, काम करने के दौरान वो घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि कंपनसेटिंग कहलाता है। एनबीसी ये एक कम्प्रिहेंसिव सेट होता है गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स का फॉर रेगुलेटिंग द कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। पर्पसेस अगर बात किया जाए कंपनसेशन एक्ट की, तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट, प्रोवाइड करता है टू एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट इन केस ऑफ इंजरी, डिसेबिलिटीज और डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एनबीसी का पर्पस देखें तो ये इंश्योर करता है सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बिल्डिंग को और प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को। कवरेज अगर बात किया जाए कंपनसेशन एक्ट की, तो ये कवर करता है एम्प्लॉयज टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स और इलनेसेस। एनबीसी का कवरेज देखें तो ये अप्लाइज किया जाता है टू ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज लैंड ऑन विच दे आर लोकेटेड। लीगल फ्रेमवर्क कंपनसेशन एक्ट का, तो ये इन्फोर्स किया जाता है थ्रू स्पेसिफिक legislation such as Workmanship Act, which may vary, अलग अलग jurisdictions के हिसाब से वेरी करता है। एनबीसी का लीगल फ्रेमवर्क देखें तो ये गवर्न किया जाता है बाय एनबीसी of the respective country and regions, which are often enacted as law and enforced by relevant authorities। इन्फोर्समेंट कंपनसेशन एक्ट का, तो एडमिनिस्ट्रेड बाय designated government agencies or departments responsible for labor or employment matters, which oversees the implementation and reinforcement of compensation provisions। एनबीसी का अगर इन्फोर्समेंट देखें तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड इन्फोर्स किया जाता है बाय बिल्डिंग डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अदर रेगुलेटरी बॉडीज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंश्योर करता है कंप्लायंस एंड बिल्डिंग कोड्स को। कंप्लायंस अगर बात किया जाए कंपनसेशन एक्ट का, तो ये एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनसेशन एक्ट इंक्लूडिंग मेंटेनिंग adequate insurance coverage, reporting accidents, and providing compensation to eligible employees or their dependents। अगला एनबीसी का अगर बात किया जाए कंप्लायंस, तो बिल्डर्स, डेवलपर्स और
property owners must adhere to the requirement specified in the NBC 2017 during the design, construction, renovations और maintenance phases बिल्डिंग प्रोजेक्ट का जो कि ऑब्टेन किया जाता है नेसेसरी अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेशंस टू द डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस। पेनल्टीज के बारे में अगर बात किया जाए कंपनसेशन एक्ट की, तो नॉन कंप्लायंस विद द कंपनसेशन एक्ट में रिजल्ट इन लीगल पेनल्टीज, फाइन्स और अदर सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं imposed on employers to fulfill their obligation towards employees compensation। वही अगर एनबीसी का पेनल्टीज देखें तो फेलियर टू कंप्लाई विद एनबीसी 2017 में लीड द consequences such as stop work order, fines, legal liabilities, even demolitions of non-compliant structures depending on the sovereignty of violations और local regulation। तो ये तमाम पॉइंट्स आपके पेनल्टीज के हैं। कंपनसेशंस के अगर कंपनसेशन एक्ट के फोकसेस के बारे में बात किया जाए तो ये फोकस करता है मेन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और वर्कर्स को सपोर्ट करता है एंड देयर फैमिलीज अफेक्टेड जो कि वर्क रिलेटेड इंजरीज या फैटलिटीज हो जाते हैं। वही एनबीसी का फोकस होता है कि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो बना रहे, सेफ्टी बना रहे और रेजिलियंस ऑफ बिल्डिंग एम्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट हमारा कम से कम हो और रिस्क ऑफ ऑक्यूपेंट कम हो और सेफ गार्ड कम्युनिटीज जो है हमारा डेवलप हो अगेंस्ट हजार्डस एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के। तो ये तमाम पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा एंड चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं जो कि यूट्यूब पे अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उन लोगों से बस विनती यही है कि आप लोग जो है अपने तमाम साथियों को बताइए कि प्रॉपर क्लासेस जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंजीनियर प्लस ऐप पे। ओके, थैंक यू।